हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इसकी रिमेन डेफिनेशंस। ठीक है, सो नाउ विद द लास्ट स्लाइड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, सो लेट्स कवर अबाउट दिस। What are the main remain definition? Start with introduction of Factories Act 1948। तो दोबारा से समझा रहा हूँ एक बार फिर से। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज़ अनविटेबल पार्ट ऑफ द कंट्री और इकनॉमी। ठीक है, एज वी नो, अगर आप अपनी कंट्री की इकनॉमी को इम्प्रूव करना चाहते हो सो यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन ऑल्सो। जितना ज़्यादा आपका जीडीपी होगा उतना उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंट्री की इकनॉमी पे पड़ेगा। ठीक है, सो अनडाउटली इफ़ प्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे मैं इनपुट्स की बात करूँ, प्रोसेस की बात करूँ। ठीक है, सो फैक्ट्री फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकनॉमी। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी इकनॉमी भी इम्प्रूव होगी, डेवलपमेंट होगा हमारी कंट्री में। ठीक है, सो इट इज़ सच अ वाइड टर्म दैट इज़ रिक्वायर स्पेशल प्रोविज़न टू कैरी ऑन ऑल एक्टिविटीज स्मूथली। सो दैट्स वाई इट जो फैक्ट्री एक्ट है इसको कंस्टिट्यूट किया गया। ठीक है, कि भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारी इकनॉमी से रिलेटेड थे, लेकिन अगर मैं 1948 से पहले की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो प्रॉपर नहीं हो रही थी। वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा था। ठीक है, वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जा रहे थे, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं दी जा रही थी। ड्यू टू दिस दे आर नॉट एबल टू सेट देयर मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सो आफ्टर दैट इन 1948 ये एक्ट और इसके कुछ प्रोविजंस इम्पोज किए गए फैक्ट्रीज पे। ठीक है, सो इन जनरल टर्म फैक्ट्री इज बिल्डिंग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फैक्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो फैक्ट्री क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग्स वेयर पीपल यूज़ मशीन्स, जहाँ लोग मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं और प्रोड्यूसिंग समथिंग, कोई गुड्स बना रहे हैं विद द यूजिंग सम मशीन्स। ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, दैट इज फैक्ट्री। But whenever a thing becomes extremely complex or important, general terms are no longer valid. Hence in 1948 थोड़ा इसमें चेंजेस किए गए। फैक्ट्री एक्ट 1948 came into existence। सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट? कौन कौन से इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे? हेल्थ, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 वर्कर्स मस्ट गेट आइडियल एनवायरनमेंट। ठीक है, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एक आइडियल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस मिलने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशंस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एंड अदर बेसिक फैसिलिटी दैट अफेक्ट द हेल्थ, जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है और जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। सो ऑल फैसिलिटीज़ मस्ट बी प्रोवाइड। तो ये प्रोविजंस बनाए गए कि भाई आप फैक्ट्री रन कर रहे हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई प्रेमिसेस जहाँ बहुत सारे मतलब कि वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो फैक्ट्री है, ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री, सो यू हैव टू फोकस ऑन हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आप अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव था सेफ्टी। सेफ्टी मीजर मस्ट बी टेकन केयर ऑफ द फैक्ट्री और सराउंड बाय द टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड हैजार्डस इक्विपमेंट। तो फैक्ट्री, ये तो ऑब्वियस है कि अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो देयर आर नंबर ऑफ मशीन्स इंस्टॉल्ड देयर। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स होंगी तो और उन मशीन्स को वर्कर्स ऑपरेट कर रहे होंगे, तो आपको वर्कर्स की सेफ्टी पे भी ध्यान देना है कि अगर कोई वर्कर मशीन पे काम कर रहा है तो मशीन्स कवर होनी चाहिए, केजेस से कवर होनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देनी है अपने वर्कर्स को कैसे उसको रन करना है। अगर कोई हैजार्डस प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर पीपीई देनी है वर्कर्स को, ताकि कोई क्रिटिकल वहाँ पे इंसिडेंट ना हो, तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो ये भी सेकंड ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का। देयर मस्ट बी प्रॉपर फेंसिंग एंड मोन होल्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। ठीक है, मशीन को चारों तरफ से कवर किया जाए ताकि कोई भी इंसिडेंट ना हो। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था फैक्ट्री एक्ट का वो है देयर शुड बी फिक्स टाइम। वर्कर्स का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया, वर्किंग आवर फिक्स कर दिए गए, विच शुड नॉट बी एक्सीड लिमिट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक। और उसमें ये बताया गया कि भाई उनके जो वीकली वर्किंग आवर्स हैं 48 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये लिमिट सेट कर दी गई। आफ्टर दैट पेनल्टीज इन केस ऑफ एनी रूल्स अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 आर हैम्पर्ड और नॉट फॉलोड, इट इज़ ट्रीटेड एज ऑफेंस। ठीक है, नाउ
इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी फैक्ट्री एक्ट के प्रोविज़न्स और रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो वो उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, विच इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। वेलफेयर, अपार्ट फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज़ यू हैव टू फोकस ऑन वर्कर्स वेलफेयर पार्ट ऑल्सो। ठीक है, आपको वर्कर्स के वेलफेयर के लिए भी काम करना है। सो वॉशिंग, ड्राइंग क्लॉथ्स, फर्स्ट एड बॉक्सेस हर फ्लोर पे होने चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए वर्कर्स के लिए, शेल्टर्स बनाने चाहिए, सेपरेट लंच रूम्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स अपने वर्किंग एरियाज़ में ही लंच कर रहे हैं। तो ये सारे वेलफेयर्स के रिगार्डिंग पॉइंट हैं जो प्रोविजंस इम्पोज किए गए। ठीक है। नाउ डेफिनेशंस। फैक्ट्री मीन्स 10 और वर्कर्स वर वर्किंग ऑन अ प्रीसीडिंग 12 मंथ, किसी भी 12 मंथ में वो काम कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं विद द एड ऑफ पावर, और 20 और मोर विदाउट द एड ऑफ पावर इन्वॉल्विंग इन मैन्युफैक्चरिंग। तो उस प्रेमिसेस, उस एस्टेब्लिशमेंट, उस बिल्डिंग को हम फैक्ट्री मानेंगे। ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड माइन सब्जेक्ट। माइन में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको हम उस जगह को एज अ फैक्ट्री ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्स, ये सब फैक्ट्री का पार्ट नहीं है। रेलवे रनिंग शेड्स और होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस। ठीक है। सेक्शन 2K में डिफाइन फैक्ट्री का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2M है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन फैक्ट्रीज एक्ट। तो सेक्शन 2 डिफाइन डेफिनेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस: मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, breaking up, demolishing, otherwise treating, adopting any article or substance with a view to its use, sale, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आर्टिकल, चाहे आप उसको बना रहे हो, उसको अल्टर कर रहे हो, उसको रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, फिनिशिंग कर रहे हो, पैकेजिंग भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है। ठीक है। तो चाहे आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप उसको डिलीवर कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ट्रीट किए जाते हैं। सेकंड वन है पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मिंग, जनरेटिंग, ट्रांसपावर, कंपोजिंग टाइप, प्रिंटिंग कर रहे हो, प्रिंट लेटर है, लिथोग्राफी, फोटोग्राफियर और सिमिलर प्रोसेस ऑफ बुक बाइंडिंग। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिपेयरिंग चल रही है, रीफिटिंग चल रही है, फिनिशिंग, ब्रेकिंग शिप्स और वेसल्स, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। तो वो सब फैक्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काउंट की जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है 2CB, हैजार्डस प्रोसेस। हैजार्डस प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी इंडस्ट्री specified in the first schedule where unless special care is taken। ठीक है। कोई केमिकल्स से रिलेटेड कोई फैक्ट्री है जहाँ स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे सबको PPE दी जाएगी, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि वहाँ पे कोई इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो वहाँ पे। ठीक है। सो ऐसे प्रोसेस को हैजार्डस प्रोसेस कहते हैं। जैसे कोई हैवी मशीन है, कोई बहुत ज़्यादा डेंजर मशीन पे कोई वर्कर काम कर रहा है। ठीक है। वर्कर्स कौन होते हैं? वर्कर्स मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉय डायरेक्टली, या तो उसको आपने डायरेक्टली हायर किया है या फिर आपने उसको किसी एजेंसी के थ्रू हायर किया है। ठीक है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, with or without the knowledge of principal employer whether for remuneration or the manufacturing process। ठीक है। आप उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हो और उसके बदले आप उसको रेम्यूनरेट भी कर रहे हो। तो ही इज़ ट्रीटिंग और ही इज़ वर्कर। क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी प्रेमिसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के किसी भी काम में वो इन्वॉल्व हो रहा है, जैसा कि अभी मैंने पीछे डिफाइन किया था, तो वो वर्कर है। ठीक है।
connected with the manufacturing process, subject or manufacturing process, but does not include any member of armed force or union. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N ऑक्यूपायर कौन होते हैं? ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, जिसका पूरी फैक्ट्री के अफेयर्स पे कंट्रोल हो वो ऑक्यूपायर होता है. एक मैनेजर, एक HR मैनेजर मे बी ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, वो भी एक फैक्ट्री का ऑक्यूपायर हो सकता है, ठीक है. तो ऑक्यूपायर को सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है. ऑक्यूपायर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है. फैक्ट्री के जितने भी अफेयर्स हैं, ठीक है, जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उस पर उसका कंट्रोल है, तो वो क्या है? ऑक्यूपायर है. इन केस ऑफ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर और मेंबर्स देयरऑफ शैल बी डीम्ड टू बी ऑक्यूपायर, ठीक है. जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उनमें से एक पार्टनर एज अ ऑक्यूपायर रोल प्ले कर सकता है फैक्ट्री में, ठीक है. नेक्स्ट वन है इन केस ऑफ कंपनी वन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी डीम्ड एट द ऑक्यूपायर, जो डायरेक्टर है उसको ऑक्यूपायर ट्रीट किया जा सकता है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है. सो फैक्ट्री एक्ट इज़ फॉर्म्ड एंड कंस्टिट्यूट मेनली हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, कि अगर आप वर्कर्स को हायर कर रहे हो तो फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए रिलेटेड टू द वर्कर्स, कि वर्कर्स के साथ ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो, ठीक है. उनको फेयर वेजेस दिए जाएं, उनको फेयर वर्किंग आवर्स पे काम करवाया जाए, ठीक है. अगर कोई भी वर्कर्स 9 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है तो जितना भी टाइम कैलकुलेट होगा आफ्टर द 9 आवर्स उसको ओवर टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है. सो प्रायर यू हैव टू टेक द परमिशन विद फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर फॉर द ओवर टाइम, तो उसके लिए भी अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है. फेयर प्रैक्टिसेस आप प्रोवाइड करवाएंगे अपने वर्कर्स को, ठीक है. प्रॉपर वेजेस देंगे, वेजेस का रिकॉर्ड होना चाहिए, आप उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है. मोस्टली आज के टाइम में फैक्ट्रीज़ में प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एप्लीकेबल होता है, तो वो आप फैसिलिटीज़ भी उनको दे रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं जो आगे भी हम कवर करेंगे. व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करेंगे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ऑफ फैक्ट्री, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लाइसेंस ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, उसके क्या प्रोसीजर हैं, क्या स्टेप्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 के, ठीक है. अगेन आई एम सेइंग टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूरा एक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, अदर एक्ट्स के भी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस एवरी टाइम रिपीट की गई हैं कि भी वर्कर्स कौन होते हैं, एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, वेजेस का क्या मतलब है, ठीक है, और वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, हैजार्डस प्रोसेस क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है. तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे. सो नाउ स्टॉप. इस स्लाइड को मैं यहीं पे फिर स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड में फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर. ओके, थैंक यू वेरी मच.